चर्चा में रहने वाला नीलगिरी तहार परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में। 2021 में सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के आधार पर तमिलनाडु की राज्य सरकार के द्वारा इसका प्रोडक्शन किया जाता है और इसका जो इस लोकल नाम है उसका नाम है आइबेक्स। ये बकरी की एक प्रजाति है। लोकसभा की आचार समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कथन नंबर 1, इस समिति में सदस्यों की संख्या 15 होती है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इनके सदस्यों का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। पहली बार 16 मई 2002 को गठित की जाती है लोकसभा की आचार समिति, 2002 में जब मध्य प्रदेश का विभाजन होता है। एमएसपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, इसकी घोषणा कृषि लागत एवं मूल आयोग के द्वारा प्रतिवर्ष की जाती है। कथन नंबर 2, इसके अंतर्गत शामिल अधिकांश फसलें रबी की फसलें हैं। कथन नंबर 2, इसमें शामिल अधिकांश फसलें दालों की श्रेणी से संबंधित है। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। जो एमएसपी होता है, एमएसपी की जो गणना की जाती है तो उसके लिए जो फार्मूला रहता है A+2, AL+2, A2 + FL रहता है और इसके बाद रहता है A2FL प्लस परिसंपत्ति लागत। तो जो भारत में एमएसपी की गणना की जाती है तो पहली विधि की गणना इसमें नहीं की जाती, दूसरे वाले की जाती है A+2 + F, A+2 + F प्लस परिसंपत्तियों की इसमें गणना की जाती है। इसकी गणना करने के लिए 1965 में भारत सरकार के द्वारा CACP का जो कमीशन रहता है, इस कमीशन का गठन किया जाता है और 1985 में इसका नाम परिवर्तन कर दिया जाता है। लेकिन जो CCEP कमेटी रहती है, एडवाइजरी कमेटी रहती है, इसके अंतिम रूप से निर्णय इसी के द्वारा लिया जाता है। ये तो केवल सिफारिश करता है। सिफारिश जितनी भी करेगा तो प्रत्येक 6 माह में सिफारिश करता है, 6 माह में सिफारिश करता है, प्रत्येक 6 माह में। और ये वैसी दर होती है जिस दर पर सरकार किसानों से उत्पादों को क्रय करती है। इसका 2 उद्देश्य रहते हैं। पहला उद्देश्य तो ये रहता कि किसानों की जो आय है, किसानों की आय को बढ़ावा देना, और दूसरा ये रहता खाद्य सुरक्षा, जो स्टॉक एक्सचेंज रहता उसको बनाए रखना। वर्तमान में जो है तो इसमें 23 फसलें शामिल हैं। 22 फसलों में से 14 फसलें रबी की फसलें हैं, खरीफ की फसलें, और 6 फसलें शायद खरीफ की होंगी। और जो इसमें जो फेयर प्राइस इंडेक्स रहता, फेयर गन्ने के जो मूल का निर्धारण किया जाता है, गन्ने का मूल का निर्धारण फेयर प्राइस रेट पर किया जाता है, गन्ने वाला। ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, ये जनजाति कार्य मंत्रालय के द्वारा की गई एक पहल है। कथन नंबर 2, इसमें वामपंथी उग्रवाद प्रभावित आंतरिक क्षेत्र के आदिवासी युवाओं को इसमें शामिल किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 2023 का साखारोव सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही जवाब जो ईरानी महिला रहती महसा आमनी को यूरोपीय संघ के द्वारा दिया जाता है। जो साखारोव सम्मान रहता है तो 1998 में चालू किया जाता, और जो 2022 का साखारोव अवार्ड रहता है तो ये किसको दिया जाता? यूक्रेन के लोगों को दिया जाता है 2022 वाला। 2023 में जो दिया गया है ईरानी महिला महसा आमनी को यूरोपीय संघ के द्वारा दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाएगा? तो ह्यूमन राइट को प्रोटेक्शन करने के उद्देश्य से दिया जाता है। पहली बार जब दिया गया था तो ये दिया गया था नेल्सन मंडेला को, जो कि दक्षिण अफ्रीका के गांधी कहे जाते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, टीबी
D1 का सबसे सही व्याख्या कौन सा करता है? तो इसका सही जवाब होगा गगनयान क्रू मॉडल का परीक्षण करने के लिए बनाया गया क्या एक मिशन है। इसरो के द्वारा गगनयान मिशन के लिए फ्लाइट टेस्ट हीकल हार्वर्ड मिशन 1 का पहला मानव रहित परीक्षण तैयार कर लिए गए हैं। जो इसको प्रक्षेपित किया जाएगा तो आगे चल प्रक्षेपित किया जाएगा धरातल से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर लियो में किया जाएगा, लो अर्थ ऑर्बिट में। पास एक्ट अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, इस अधिनियम को भारत सरकार के द्वारा 2013 में लाया गया था जिसका उद्देश्य था महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना था। इसके जो उद्देश्य या प्रावधान है तो पहला तो ये है कि जिम्मेदारी उसकी हो कि जिस स्थान पर महिला काम करेगी उसका प्रोटेक्शन करने का अधिकार उसी का होगा, उस मालिक को। दूसरे में रहता कि उनको सुरक्षा करने के उद्देश्य से यहाँ के एक जिला स्तर पर एक अधिकारी रहता है, एक अधिकारी रहेगा। और जो 1999 में जैसे आता सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विशाखा गाइडलाइन दी जाती, उसी विशाखा गाइडलाइन के आधार पर 2013 में भारत सरकार सांसद के द्वारा अधिनियम पारित कर दिया जाता विशाखा गाइडलाइन के आधार पर। विश्व का सबसे बड़ा जो पानी में तैरता हुआ सौर परियोजना प्लांट है तो कहाँ? ओंकारेश्वर में किया जाता है 600 मेगावाट की क्षमता के साथ, नर्मदा नदी में किया जाता है। और जो सौर ग्राम है तो एमपी का पहला सौर ग्राम संचालित होने वाला तो इंदौर का कस्तूरबा है। और जो शायद एक टेली एक्सचेंज जो है तो शिवपुरी का सौर परियोजना से संचालित किया जाता है। और जो सौर परियोजना पार्क है रीवा वाला है तो 750 मेगावाट का जो उत्पादन कर रहा है 10 जुलाई 2020 को मोदी जी के द्वारा उसका उद्घाटन किया जाता है, राष्ट्र को समर्पित कर दिया जाता है, जिसमें 24% की जो बिजली रहेगी तो दिल्ली सरकार को जाएगी। और जो सोलर सिटी बन रही तो पहली सोलर सिटी सांची बन रही है। भारत के बाहर किस देश में अंबेडकर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो जो यूएसए का शहर मैक्सिको में मैक्सिको शहर के अंतर्गत जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी नाम से प्रतिमा का अनावरण किया गया है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी 19 फीट की प्रतिमा है। इसके जो प्रतिमा के जो मूर्तिकार हैं उसका नाम राम सुधार। सरजात सिंह जी का 83 साल की आयु में निधन हो गए तो इनका संबंध किस राज्य से है? तो एमपी के हैं, ये एमपी के क्या रहे एमएलए रहे। इनका जन्म तो उज्जैन में होता है, आगे चल के जाके इटारसी में बस जाते हैं, इटारसी से विधानसभा में शामिल हो जाते हैं। वर्तमान में इनका निधन हो चुका है। और 1997 के आसपास ये अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में मंत्री के पद पर रहे थे। होशंगाबाद से 5 बार लोकसभा के लिए चुने गए। विदेशों में पाए जाने वाला पहला डेंगू जीनोटाइप 4A भोपाल में बनेगा। देश में पहली बार पाया गया स्ट्रेन ये कहाँ बनेगा? भोपाल में बनाया जा रहा है। राजा भोज एयरपोर्ट पर मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ATOS दिवस। भेल भोपाल की जो भेल महारथ कंपनी है 2023 का बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड जीता। जो भेल है तो भारत की क्या है एक BHEL है तो इसकी स्थापना तो जो BHE रहता है तो इसकी स्थापना कर दी जाती है 1956 में, लेकिन जो BHEL रहता है तो इसकी स्थापना की जाती है 1964 में। और 2013 में इसको भारत सरकार के द्वारा महारथ कंपनी का दर्जा दे दिया जाता है। तो 2023 का मुख्यमंत्री नवाचार पुरस्कार किसे दिया गया? तो ग्वालियर संभाग की अंजू यादव को दिया गया। भारत का सबसे बड़ा 75 फीट का बनेगा डांडिया
ये बन रहा है इंदौर में बन रहा है। इसमें रहे तो जो गुजरात का गरबा नृत्य है, गरबा जो मनाया जाता तो उस गरबा महोत्सव के दौरान बनाया गया है। जेठालाल तथा बबीता जी इसमें प्रमुख नृत्य लीडर करता रहे। आज इसमें देखेंगे बरहुत स्तूप। शुंग काल के शासन काल के दौरान निर्माण कराया गया था। स्तूप का जो निर्माण रहा तो मौर्य काल के समय अशोक के द्वारा करवाया गया था। इसकी जब खोज की जाती है 1873 में कनिंघम महोदय के द्वारा इसकी खोज की जाती है। और इसका जो निर्माण है तो ईंट तथा नींव के पत्थर, जो पत्थर बने हैं नींव में जो पत्थर लगे हैं, और बाकी जो चारों ओर जो दीवार बनी तो वो बनी है ईंट की बनी है। इसके जो सामग्री का वर्तमान में लंदन के संग्रहालय में तथा बम्बई के संग्रहालय में और राममोहन संग्रहालय में इसकी सामग्री को रखा गया है। जो सांची का स्तूप रहा तो मध्य प्रदेश रायसेन की पहाड़ी में स्थित है। जो यहाँ अशोक कालीन जब निर्माण कराया गया था, अशोक के बाद जैसे देखे तो इसमें 3 प्रकार के स्तूप हैं, महास्तूप और 2 लघु स्तूप हैं। पहले स्तूप में भगवान बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं और दूसरे वाले में अशोक के धर्म प्रचारकों का प्रतीक बनाया गया है। और जो तीसरे प्रकार के स्तूप है उसमें बुद्ध के 2 शिष्य सारिपुत्र और महामोदग्लायन। जो महास्तूप है, इस महास्तूप का निर्माण अशोक के समय ईंट की सहायता से किया गया था। और जो चारों ओर के उसको जो वेदिका बनी थी उस वेदिका का निर्माण कुषाण कालीन शासकों के द्वारा किया जाता है। इसका जो चित्र बनता है तो ये ऐसे बनता, ऐसे बनेगा। यहाँ 3 डंडे रखे रहते हैं, इन्हीं में से ये रहती अष्टी हर्मिका और ये रहती अष्टी। तो अष्टी में जो 3 डंडी हैं धम्म अर्थ और संघ तीनों का प्रतीक है। जो हर्मिका रहता तो बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रतीक, धार्मिक महत्व का प्रतीक है वो। अब इसमें देखिए, इसमें जो सालभंजिका है, सालभंजिका एक देवी है। सालभंजिका के बाद इसमें जैसे गजलक्ष्मी की मूर्ति बनी है, गजलक्ष्मी मूर्तियों के पार्श्व भाग में बनाई गई हैं। और अंतिम सिरों पर पूजा, स्तूप पूजा, ब्रज पूजा, चक्र पूजा के दृश्य के साथ साथ हाथी, मृग, कमलबेली, पीपल अनेक आकृतियाँ बनाई गई हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित विविध प्रकार के दृश्यों का अंकन किया गया है। सांची स्तूप में भरहुत की अपेक्षा अधिक बुद्ध के जीवन की कहानी मिलती है। दृश्य में मगध नरेश अजातशत्रु तथा कौशल नरेश प्रसेनजीत का बुद्ध के दर्शन हेतु भेजा गया था। सुद्धोधन का नगर के बाहर निकलते हुए दिखाया गया है, बुद्ध का स्वागत करना। अशोक के द्वारा बोधि वृक्ष के आसपास उसके परिक्रमा करने को दिखाया गया है। बुद्ध के जीवन के घटनाओं के विविध प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया गया है। इसमें जो प्रतीक रहेंगे बोधि वृक्ष, धर्मचक्र तथा स्तूप पूजा के दृश्यों को बराबर उत्कीर्ण किया गया है। इसमें ज्ञान प्राप्ति, प्रथमोपदेश, महापरिनिर्वाण के प्रतीक बनाए गए हैं। जो सांची का द्वितीय स्तूप है, द्वितीय स्तूप का जो वस्तु विराम महास्तूप के समान है, लेकिन इसमें तोरण द्वार नहीं है। इसकी वेदिका पर बहुसंख्यात्मक रूप से चित्र बनाए गए हैं। वेदिका 3 प्रकार की हैं, एक तो भूमि तल को संकेत करती, दूसरी मध्यवर्ती, तीसरे प्रकार की हर्मिका रहती। जो हर्मिका रहती है तीनों डंडी के नीचे, तो बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रतीक चिन्हों में से एक है।